हेलो स्टूडेंट्स, हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड एंड नॉट ऑन इट्स नेचर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कितना सॉल्यूट डाला उस पर डिपेंड करती हैं और इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि क्या डाला। ठीक है ना। ये मैंने आपको 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ करा दी थी। एक रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज हम लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करेंगे, उसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो सबसे पहले पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस क्या होता है मैं आपको एक प्रैक्टिकल की हेल्प से समझाऊंगा। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ये देखो, ये एक हमने कंटेनर ले लिया। दिस इज हैविंग वाटर, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, पानी वाटर कंटेनिंग कंटेनर। इसके अंदर हमने एक उल्टी करके कीप रख दी, और इस कीप का जो ये वाला पोर्शन है इसमें हमने एक मेम्ब्रेन बांध दी। उसको क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन, दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अभी बताएंगे इसके बारे में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये कीप जो है थोड़ी सी हाइट ज़्यादा है इसकी, और इसके अंदर हमने शुगर का सॉल्यूशन भर दिया, कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। इसके अंदर हमने भर दिया कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन भर दिया इसके अंदर हमने, और इसका लेवल हमने लेवल मार्क कर दिया, इसका लेवल पे निशान लगा दिया हमने, और हमने इसको रख दिया कुछ समय के लिए। और हमने देखा कि नेक्स्ट डे जो है या कुछ घंटों के बाद उसका लेवल बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी जो है यहाँ पर अंदर कंसंट्रेशन कैसी है? ज़्यादा, और बाहर कंसंट्रेशन कैसी है? कम। तो पानी यहाँ से अंदर की तरफ गया, इससे ये सिद्ध हुआ क्योंकि लेवल बढ़ गया। तो व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसमें सॉल्यूशन लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाता है। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस। ऑस्मोसिस एक प्रक्रिया है, ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है इन विच osmosis is a process in which solution moves from lower concentration to higher concentration, lower concentration to higher concentration। ऑस्मोसिस एक प्रक्रिया है जिसमें सॉल्यूशन लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाता है। ठीक है। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था बार्कले हार्टले। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले मैं आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बता देता हूँ, और एक और चीज़ बताऊंगा। एक डिफ्यूजन होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में। ऑस्मोसिस में लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाता है, जबकि डिफ्यूजन में हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है। ये देखो, मैं आपको कंपैरिजन बता देता हूँ, कंपैरिजन साथ ही साथ कर लेते हैं ना, कंफ्यूजन दूर हो जाता है। ये मैंने एक पानी का बीकर ले लिया, पानी का कंटेनर ले लिया, इसके अंदर मैंने एक बूंद इंक की डाल दी। दिस इज ऑस्मोसिस। मैं लिख देता हूँ, दिस इज ऑस्मोसिस एंड दिस इज डिफ्यूजन। दोनों में अंतर बता रहा हूँ आपको ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि कभी डिफ्यूजन आएगा तो आप ऑस्मोसिस से कंफ्यूज हो जाओगे। एक मैंने पानी का कंटेनर ले लिया, उसके अंदर इंक की एक ड्रॉप डाल दी। इंक की ड्रॉप की कंसंट्रेशन कैसी है? ज़्यादा। जैसे ही मैंने इंक की ड्रॉप डाली, वो धीरे धीरे पूरे पानी में फैल गई। इसका मतलब मूवमेंट हुई, कहाँ से कहाँ हुई? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हुई। आसपास तो इंक की कंसंट्रेशन बिल्कुल ही कम है ही नहीं इंक की कंसंट्रेशन। यहाँ पे इंक की कंसंट्रेशन कैसी है? बहुत ज़्यादा। तो हायर टू लोअर होए तो उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन सॉरी। अगर हायर टू लोअर होए ट्रांसपोर्टेशन, तो उसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच सॉल्यूशन मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसमें कोई 2 डिफरेंस है इनमें। एक तो हायर टू लोअर होती है, ये लोअर टू हायर होती है। इसमें कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है बीच में, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है बीच में। ये 2 डिफरेंसेस हैं।
ठीक है। ऑस्मोसिस एक प्रक्रिया है जिसमें हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है सॉल्यूशन, और डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एक प्रक्रिया है जिसमें लोअर टू हायर कंसंट्रेशन जाता है, डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसमें हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसमें लोअर टू हायर कंसंट्रेशन जाता है। इसमें एक मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है जिसको क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो कुछ चीज़ों को तो अपने अंदर से अलाउ करती है और कुछ दूसरी चीज़ों को अपने अंदर से अलाउ नहीं करती। एक पर्टिकुलर पार्टिकल साइज से कम पार्टिकल साइज उसमें से जा सकता है, उससे हायर पार्टिकल साइज उसमें से नहीं जा सकता। तो व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज द मेम्ब्रेन, it is the membrane which allows some particles to pass through it, अपने अंदर से कुछ पार्टिकल्स को तो गुजर जाने देता है, एंड प्रिवेंटिंग द अदर्स, दूसरों को रोक लेता है, एंड प्रिवेंटिंग द अदर्स, दूसरों को अपने अंदर से जाने से रोक लेता है, उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, एनिमल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन, ये तीन याद करनी है आपने, कंपटीशन में आएगी पक्का। एनिमल मेम्ब्रेन, एक होती है पार्चमेंट मेम्ब्रेन, ये भी बायोलॉजिकल ओरिजिन की होती है। पार्चमेंट मेम्ब्रेन याद करना है आपको, मैं सर्कल कर देता हूँ इसको। पार्चमेंट मेम्ब्रेन, इट इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। और इसी तरह से एक क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड होता है, Cu2FeCN6 क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड, ये याद करना आपको, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड Cu2FeCN6। दिस इज द इनऑर्गेनिक ओरिजिन, ये इनऑर्गेनिक ओरिजिन की है, एक ये ऑर्गेनिक ओरिजिन की है, ये एनिमल ओरिजिन की है, ये बायोलॉजिकल ओरिजिन की है पार्चमेंट मेम्ब्रेन, और ये क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड इनऑर्गेनिक ओरिजिन की है। दिस इज द कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड, बार बार आपने इसको याद करना है। क्यूप्रिक, प्रैक्टिस करो इसकी, फेरोसाइनाइड बहुत ज़्यादा कंपटीशन में आता है ये। क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड, इट इज द पार्चमेंट मेम्ब्रेन, किस चीज़ की बनी होती है? कंपटीशन में पूछ लेते हैं, ऑफ विच मटेरियल द पार्चमेंट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। पार्चमेंट मेम्ब्रेन किस मटेरियल की बनी होती है? उसमें 4 दे रखे होंगे, आपको उसमें से एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड, ठीक है ना। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? अब हम करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है बार्कले हार्टले, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसको बोलते हैं बार्कले हार्टले मेथड। इसलिए एक्सपेरिमेंट किया, ये पता लगाने के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पता लगाने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसको बोलते हैं बार्कले हार्टले मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमाइन करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया बार्कले हार्टले ने, ठीक है, ये देखो, बार्कले हार्टले मेथड्स फॉर डिटरमिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन आपको बताऊंगा। सबसे पहले, बच्चों को बेसिक डेफिनेशंस भी नहीं आती। देखो, एक सिंपल सा अरेंजमेंट है, डबल वेसल्स हैं, डबल वेसल्ड अरेंजमेंट है, एक ये वेसल है और एक ये वेसल है। ये बीच में जो पोरस मेम्ब्रेन है, ये वेसल जो है ना बीच में पोरस है, छिद्रयुक्त है, और इस छिद्रयुक्त जो वेसल है इसके ऊपर वो लपेटा हुआ है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसके ऊपर लपेटी हुई है। और ये जो है अरेंजमेंट है जिसमें दिस इज रिजर्वायर फॉर वाटर, पानी का रिजर्वायर है, अंदर कंसंट्रेशन लो है। दिस इज ट्यूब शोइंग द लेवल ऑफ द वाटर, ये ट्यूब है जो पानी का लेवल शो करेगी। और ये दिस इज द सेमी परमेबल, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और ये एक गेज लगा हुआ है, प्रेशर गेज लगा हुआ है, मैनोमीटर बोलते हैं जिसको। दिस इज मैनोमीटर,
मैनोमीटर इट विल टेल अबाउट द प्रेशर के बारे में बताएगा ये। तो दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसको बोलते हैं बार्कले हार्टले मेथड, बार्कले हार्टले मेथड, बार्कले हार्टले मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को पता लगाने के लिए एक मेथड है जिसको बोलते हैं बार्कले हार्टले, साइंटिस्ट का नाम है। और ये बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। अंदर की तरफ बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अंदर की तरफ सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन लिया, शुगर सॉल्यूशन ले सकते हैं, साल्ट सॉल्यूशन ले सकते हैं, कोई और सॉल्यूशन ले सकते हैं। अंदर सॉल्यूशन कैसा लिया, लो कंसंट्रेशन का, बाहर सॉल्यूशन कैसा लिया, हाई कंसंट्रेशन का। और ये इसमें दिखा सकते हैं आप कि सॉल्यूशन भरा हुआ है इसके अंदर। और ये दिस इज द रिजर्वायर फॉर वाटर, वाटर अंदर पानी भी ले सकते हैं, पानी अंदर ले लिया तो उसकी कंसंट्रेशन लो ही होएगी, और बाहर शुगर सॉल्यूशन ले लिया उसकी कंसंट्रेशन हाई होएगी। आप एक बात अंदाज़ा लगाओ कि ये जो है ना वेसल तीन नहीं है, ये दिखती हैं, ये 3 डायमेंशन में दिखती हैं। बीच में एक वेसल है, उसके आसपास एनसर्कलिंग, उसके सर्कल में दूसरी वेसल है, तो बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो आप सोचो कि जैसे ये अंदर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो ये आपको बताया था ऑस्मोसिस में ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और जैसे ही कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो ये इसमें गेज में प्रेशर डेवलप होगा और ये प्रेशर शो करेगा, ठीक है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, और जितना ये चला गया ना इतना ये इधर से पानी आगे इसको फिल कर देगा, तो ये डायरेक्टली प्रेशर शो कर देता है कि कितना प्रेशर से पानी बाहर की तरफ आ रहा है। अंदर वाली ट्यूब से, अंदर वाली ट्यूब में कैसा है डाइल्यूट सॉल्यूशन है, बाहर वाली ट्यूब में कैसा है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ आएगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से होके, और वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, वो प्रेशर ये मैनोमीटर नाप लेगा, उसको क्या बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को डेफिनेशन समझाने के लिए आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, डेफिनेशन तभी समझ में आएगी। ये एक कंटेनर है, ये बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और ये यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, इसके अंदर डाइल्यूट सॉल्यूशन है। दिस इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और इसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन है। दिस इज, लिख दो यहाँ पे, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और इस साइड में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इस साइड में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाने की कोशिश करेगा, उसको जितनी ताकत लगाएगा वो अपन इस पिस्टन को हिलने नहीं देना। जैसे ही वो इसमें एंटर करेगा तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, इस पिस्टन को मूव नहीं करने देना। तो कितनी ताकत लगानी पड़ रही है इस पिस्टन को ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए, इसको क्या बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि बीच में हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई हुई है, लेकिन हमने उसको जाने नहीं देना। पिस्टन की हेल्प से हम उसको रोकेंगे, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, हमने मूव नहीं करने देना। तो कितना प्रेशर लगा इसके अगेंस्ट, ताकि ये ऑस्मोसिस ना हो पाए, इसको क्या बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? इट इज द एक्स्ट्रा प्रेशर रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा प्रेशर required so as to prevent the process of osmosis, so as to prevent the process of osmosis, the process of osmosis, osmosis की प्रोसेस को रोकने के लिए कितना एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड पे, उसको क्या बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत आसान सी डेफिनेशन है, इस डायग्राम से बड़े आसानी से समझ में आ जाती है। एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं, यही समझा देते हैं, इसकी हेल्प से समझाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? अब इस साइड में जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं ऑस्मोसिस। हमने प्रेशर लगा दिया ताकि इस साइड ना जा पाए, उसको वो प्रेशर कितना आया ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर मान लो मैं फालतू प्रेशर लगा दूं, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा दूं, तो उल्टा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा।
वैसे तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाता है, फिर सॉल्वेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। आपके घरों में जो वाटर प्योरीफायर लगे होते हैं ना, वो आरओ प्लांट्स बोलते हैं उनको, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट्स होते हैं, वो इसी टेक्निक पे काम करते हैं वो। एक बार दोबारा से बता रहा हूँ, ये जो सेटअप कर लिया हमने, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, यहाँ पर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। नॉर्मली क्या होएगा कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड में जाने की कोशिश करेगा। हमने यहाँ पे प्रेशर लगा के उसको रोक लिया, नहीं जा पा रहा वो, हमने प्रेशर एक्स्ट्रा लगा दिया। एक्स्ट्रा जो प्रेशर लगाएंगे, एक्स्ट्रा कितना? मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ से लिक्विड उल्टी साइड पे जाना शुरू हो जाएगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाना शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। नॉर्मली कहाँ से कहाँ जाता है? लोअर टू हायर जाता है, लेकिन अगर प्रेशर एक्स्ट्रा लगा देंगे दूसरी साइड पे तो हायर से लोअर भी जाना स्टार्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इट इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्यूशन बोल दो या सॉल्वेंट बोल दो, फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, अगर ऑस्मोसिस से उल्टा प्रोसेस स्टार्ट हो जाए एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट करने के कारण, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्स्ट्रा प्रेशर, हमने एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया। एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने से हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना शुरू हो गया थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ऑन सॉल्यूशन फ्रंट, आप सॉल्यूशन फ्रंट, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन फ्रंट लिख देते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड। अपन एक्स्ट्रा प्रेशर कहाँ लगाना है? जहाँ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन देखा अपने वहाँ पे लगाना है। तो इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। शॉर्ट में इसको आरओ प्लांट बोलते हैं। आरओ प्लांट्स मार्केट में मिलते हैं, वाटर प्योरिफिकेशन के लिए किचन में भी यूज़ होते हैं, इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं। तो व्हाट इज ऑस्मोसिस, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, इसके एग्जांपल बता दिए मैंने आपको। अब इसका फार्मूला बताएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर का। आपको एक सिंपल सी चीज़ बता देते हैं कि अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन 2 चम्मच चीनी डाली मैंने, तो प्रेशर कैसा डेवलप होएगा? कम। मैंने इसके अंदर 10 चम्मच चीनी डाल दी तो प्रेशर कैसा डेवलप होएगा? ज़्यादा। मैंने इसके अंदर 10 चम्मच चीनी की जगह 10 चम्मच नमक डाल दिया तो भी प्रेशर कैसा रहेगा? ज़्यादा। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोसेस है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड नॉट ऑन द नेचर। क्या डाला? चीनी डाली, नमक डाला, या फिर यूरिया डाला या कुछ और डाला, इस पर डिपेंड नहीं करता। कितना डाला इस पर डिपेंड करता है। सो इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, प्रूव दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आप क्या कहोगे? ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड एंड नॉट ऑन इट्स नेचर। ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि यह इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि कितना सब्सटेंस डाला गया, और इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि क्या डाला गया। ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे दर्शाते हैं? पाई से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। पाई इज इक्वल टू CRT। इसका फार्मूला है पाई इज इक्वल टू CRT। C इज द कॉन्सेंट्रेशन। C क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। R इज द कांस्टेंट। आपको पता है R की वैल्यू 8.312 होती है या 0.0821, वो अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स होती है। एंड T इज द टेम्परेचर है। पाई इज इक्वल टू CRT। पाई की जगह कई बुक्स में P भी यूज कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पाई इज इक्वल टू CRT। पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। C कंसंट्रेशन, R इज द कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर। कंसंट्रेशन को खोल दो, इसको ओपन कर दो, एक फार्मूला बनाएंगे। पाई इज इक्वल टू N अपॉन VRT। पाई इज इक्वल टू N अपॉन VRT। N अपॉन V। व्हाट इज कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। कितने मोल डाले पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितने मोल डाले, दैट इज कंसंट्रेशन। ठीक है ना? कितने मोल डिजोल्व किए एक यूनिट वॉल्यूम में, दैट इज कंसंट्रेशन। नंबर ऑफ मोल डिजोल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, N अपॉन V। व्हाट इज N? नंबर ऑफ मोल्स। इसको खोल देते हैं अपन, तो इट विल बिकम पाई इज इक्वल टू N क्या होता है? मास ओवर मोलर मास। मास ऑफ द सोल्यूट, दिस इज मास ऑफ द सोल्यूट। सोल्यूट को क्या बोलता हूँ मैं? B, MB।
एम बी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू बी, एम बी वी तो है ही है, इंटू डब्ल्यू बी इंटू आर टी, आर इंटू टी। मास ओवर मोलर मास, एक मिनट रुक जाओ, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास ओवर मोलर मास, मास ओवर मोलर मास, मास ओवर मोलर मास। मास को अपन डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इसको चेंज करते हैं, मास को हम इन एक्सपेरिमेंट्स में डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू बी बाई एम बी, एम कैपिटल बी, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मोलर मास, ठीक है ना। तो दिस इज द, अब अपन क्या निकालना चाहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से हम क्या निकालना चाहते हैं कि कोई, आपको बताया था कि एक बंदा आया मेरे पड़ोस में से, उसको डॉक्टर ने कोई दवाई दी थी, वो उसको शक हुआ कि ये दवाई में कुछ गड़बड़ है। उसको पता था भी मेरे पड़ोस में एक सर हैं, वो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री एक्सपर्ट हैं, तो दवाई लेके भागा भागा मेरे पास आया, बोला सर आपके लिए तो 1 मिनट का काम है, आप चेक कर दो कि क्या है ये। तो मैंने क्या किया, दवाई का वजन कर लिया, वे कर लिया, वजन करने के बाद जो है उसका एक सॉल्यूशन तैयार कर दिया। सॉल्यूशन तैयार करने के बाद बार्कले हार्टले मेथड से मैंने उसका प्रेशर निकाल लिया, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो मेरे पास दवाई का वजन है, मास है, मेरे पास दवाई का ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सपेरिमेंट से, आर मुझे पता है कांस्टेंट है, टी मुझे पता है, मैंने टेम्परेचर, मैंने थर्मोमीटर लगाया हुआ है रूम में, तो वॉल्यूम मुझे पता है कितना वॉल्यूम मैंने लिक्विड का लिया, सभी कुछ मुझे पता है। तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, मोलिकुलर मास निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मोलिकुलर मास का फार्मूला क्या बनेगा, एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी वेट ऑफ द सोल्यूट, मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय पाई इंटू आर टी बाई वी, ये फार्मूला बनता है ऑस्मोटिक प्रेशर का। आपको सारे फार्मूले करा दिए मैंने, सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के 4 फार्मूले हैं, आपने याद करने हैं वो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, और ऑस्मोटिक प्रेशर का। कॉपी पे एक जगह लिख लेना और उसको बार बार प्रैक्टिस करना, बहुत बढ़िया ढंग से अरेंज करके आपको कराया है मैंने, जैसे कराया है वैसे याद करना है। मेरे वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। एक बार आपका बेस क्लियर हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व करने बड़े आसान हो जाते हैं। इंस्टीट्यूट्स में क्या करते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, बच्चों को बेस तो क्लियर ही नहीं होता, तो वो थ्योरी में फेल हो जाते हैं। कंपटीशन में मान लो पास भी हो गए तो 2-3 साल के बाद जो है कॉलेज छोड़ जाते हैं, क्योंकि उनको आता तो कुछ है ही नहीं। बेस क्लियर करना जरूरी है, बेस क्लियर कर लोगे तो क्वेश्चंस बड़े आसान हो जाते हैं, बड़े इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ये बात बच्चों को समझ में नहीं आती। तो मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट क्या होता है, मास ऑफ द सोल्यूट टेकन, मास ऑफ द सोल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूट टेकन डिवाइडेड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर इनटू RT बाय V। दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस के हिसाब से हम सॉल्यूशंस को 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं ऑस्मोसिस के हिसाब से। एक को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। वी कैन हैव 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस डिपेंडिंग अपॉन द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के हिसाब से सॉल्यूशन 3 तरह के हो सकते हैं। नंबर 1 आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस थ्योरी में आते हैं ये आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस? मेरे को इंजेक्शन लगाया जाना है, मान लो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाना है मेरे को, तो डॉक्टर इंजेक्शन किस टाइप का लगाएगा मेरे को? अगर मेरे ब्लड की कंसंट्रेशन कुछ अलग है और जो इंजेक्शन लगाया उसकी कंसंट्रेशन कुछ अलग है तो अंदर गड़बड़ हो जाएगी, या तो एंडोस्मोसिस हो जाएगा या एक्सोस्मोसिस हो जाएगा। मेरी कोशिकाएं हैं ना, जो लाल रक्त कणिकाएं, जो भी ब्लड के अंदर कोशिकाएं हैं, या तो उसके अंदर पानी चला जाएगा या फिर उनसे पानी बाहर आ जाएगा। अगर उनके अंदर पानी चला गया तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस, वो फट जाएंगी। मान लो जो हम मेरे को इंजेक्शन लगाया गया उसकी कंसंट्रेशन कम है, मेरे ब्लड की जो कोशिकाएं हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ब्लड की कोशिकाओं में पानी चला जाएगा और वो फूल जाएंगी। फूलने से क्या होंगी, फट जाएंगी। और अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन का लगा दिया तो कोशिकाओं में से पानी बाहर आ जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, एक्सओस्मोसिस। वो श्रिंक कर जाएंगी, दे विल डाई। तो दोनों ही केसेस में मेरे लिए खतरनाक है। तो इसलिए जब भी इंजेक्शन लगाते हैं तो डॉक्टर को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन जो है वो कैसा होना चाहिए, आइसोटोनिक। इंजेक्शन का जो सॉल्यूशन है वो कैसा होना चाहिए, आइसोटोनिक। इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हैं आप, कंसंट्रेशन के हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हैं। कंसंट्रेशन कैसी होनी चाहिए, सेम। जो सॉल्यूशन, गिवन सॉल्यूशन है उससे अगर मेरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम है तो आप क्या कहेंगे, दोनों क्या है, भाई भाई हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं, ठीक है ना। या फिर आप दूसरे टर्म्स में कह सकते हैं कि जो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है वही मेरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो क्या है, आइसोटोनिक है। दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे हैं, सेम।
तो सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। एक सिर्फ एग्जांपल याद कर लो, 0.91% सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज आइसोटोनिक विद द ब्लड। ये कंपटीशन में आ जाता है कई बार भाई कितने परसेंट सॉल्यूशन नमक का आइसोटोनिक है ब्लड के साथ। 0.91 या 90% सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज आइसोटोनिक विद ब्लड, इज आइसोटोनिक विद ब्लड। मतलब अगर इंजेक्शन लगाना है तो इतनी कंसंट्रेशन का इंजेक्शन बनाना पड़ेगा, पानी का इंजेक्शन नहीं लगा सकते आप। पानी के अंदर थोड़ा सा नमक घोल दो, 0.91%। आपने करना नहीं, खतरनाक काम होते हैं ये, डॉक्टर ही करते हैं, वो इसके लिए ट्रेंड होते हैं पूरी तरह से। 0.91% सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज आइसोटोनिक विद ब्लड। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या हो गया? वो सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन सेम है जो गिवन सॉल्यूशन है उसके साथ, या जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है जो गिवन सॉल्यूशन उसके हिसाब से, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, व्हाट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर इज मोर देन गिवन सॉल्यूशन। जो दिया गया सॉल्यूशन ना उससे ऑस्मोटिक प्रेशर अगर अपने सॉल्यूशन का ज्यादा है, जो सॉल्यूशन दे रखा है उससे अपना जो सॉल्यूशन बनाया अपन ने उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है या उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। तो इफ आवर सॉल्यूशन हैज हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, हायर osmotic pressure then given solution then it is called as hypertonic। इसको hypertonic solution कहते हैं। फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन मोर देन 0.91% NaCl की कंसंट्रेशन अगर आप 0.91% से ज़्यादा ले लें तो अपना सॉल्यूशन कैसा बनेगा? हाइपरटोनिक विद ब्लड। ब्लड के मुकाबले में वो हाइपरटोनिक बनेगा, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ द NaCl सॉल्यूशन मोर देन, NaCl की जो कंसंट्रेशन है वो 0.91% से ज़्यादा है तो द सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक। सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक देन ब्लड। बहुत सारे एग्जांपल है मेरे पास ऑस्मोसिस के, लेकिन टाइम कम होने के कारण सारे एग्जांपल्स यहाँ पे नहीं डिस्कस किए जा सकते, ठीक है। और व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है गिवन सॉल्यूशन से। गिवन सॉल्यूशन से अगर कंसंट्रेशन कम है तो हाइपोटोनिक, अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हाइपरटोनिक, अगर कंसंट्रेशन सेम है तो आइसोटोनिक। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, hypotonic solutions are those solutions whose concentration is less than the given solution। जो दिया गया सॉल्यूशन उससे अगर कंसंट्रेशन कम है तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, या उससे ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इफ द कंसंट्रेशन शुड बी लेस देन इट शुड बी लेस देन 0.91% NaCl, then the solution is hypotonic as compared to our blood। ब्लड के कंपैरिजन में हाइपोटोनिक है अगर कंसंट्रेशन NaCl की 0.91% से कम ली गई है, ठीक है ना। तो दीज आर, ये तीन तरह के सॉल्यूशन हो गए आपके, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। आ जाता है एग्जाम में कई बार, ये एग्जांपल याद कर लेना। एक जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपको याद होनी चाहिए, एक ये फार्मूला आपको ऑस्मोसिस का याद होना चाहिए, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है। बार्कले हार्टले मेथड कराया आपको मैंने। एक छोटा सा टॉपिक है, मैं आपको हल्का सा टच कर देता हूँ, एबनॉर्मल मोलिकुलर मासेस। एबनॉर्मल मोलिकुलर मासेस, एबनॉर्मल मोलिकुलर मासेस क्या होते हैं कि कई बार जो है ना अपन जब सोल्यूट को डालते हैं सॉल्यूशन के अंदर तो या तो वो आपस में जुड़ जाता है या आपस में टूट जाता है। जैसे मान लो एबनॉर्मल मोलिकुलर मासेस, एबनॉर्मल मोलिकुलर मासेस, एबनॉर्मल मोलिकुलर मासेस किसके कारण होता है? एबनॉर्मल मोलिकुलर मास या तो एसोसिएशन के कारण होता है। भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ठीक है।
और आपको कराया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज जो है मोलिकुलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, 1 बटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आता है। ठीक है, तो अगर अपने पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, मान लो डिसोसिएशन होगी, मैंने डाले 10 मोलिक्यूल और बन गए 20, डिसोसिएशन होगी तो पार्टिकल्स कैसे हो गए ज़्यादा, तो अपनी मोलिकुलर मास कैसा आएगा, कम। अगर पार्टिकल्स ज़्यादा हो गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे होगी, ज़्यादा। डिसोसिएशन का केस है, मान लो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो एसोसिएशन हो सकती है, एसोसिएशन, या फिर डिसोसिएशन हो सकती है, डिसोसिएशन। या तो कण आपस में जुड़ सकते हैं या कण टूट सकते हैं। जुड़ने वाला एग्जांपल आपको बता देता हूं मैं, जैसे CH3COOH, ये आपस में जुड़ जाते हैं तो दो कण, और जुड़ के क्या बना देते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O, और ये O ये H, एसिटिक एसिड है ये, CH3 और C डबल बॉन्ड O और ये OH, ये एक एसिटिक एसिड, ये दूसरा एसिटिक एसिड, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना देंगे और क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसोसिएशन। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो आपस में जुड़ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एसोसिएशन। मैंने डाले मॉलिक्यूल कितने, 10, उसके अंदर हैं कितने, अब जुड़ने के बाद कितने नजर आ रहे हैं, 5। मॉलिक्यूल्स की संख्या कम हो गई, मॉलिक्यूल्स की संख्या कम हो गई तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे हो जाएगी, कम, और मोलिकुलर मास कैसा हो जाएगा, ज़्यादा। तो इसके केस में जब मोलिकुलर मास नापते हैं तो कितना आता है, डबल आता है, जितना आना चाहिए इसका शायद 60 होता है, कैलकुलेट करके देख सकते हैं आप, तो आता कितना है, 120 आता है। तो ये एसोसिएशन है। अब अपने को तो मोलिकुलर मास गलता है ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से, तो अपने को इसकी करेक्शन करनी पड़ेगी। डिसोसिएशन के केस में देखो कैसे होता है, जैसे KCl डाला, मान लो KCl डाला, तो KCl तो मैंने 10 मॉलिक्यूल डाले, तो ये तो बन गए 20, बन गए, टूट जाता है। तो मैंने डाले 10, बन गए कितने, 20, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसी होगी, डबल, तो मोलिकुलर मास कैसा हो गया, हाफ। मोलिकुलर मास इसके केस में क्या रह जाएगा, हाफ। तो वैन टू एक साइंटिस्ट था, उसने इस प्रोसेस को स्टडी किया कि यार ऐसे तो ये गलत आता है मोलिकुलर मास, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से जो मोलिकुलर मास आप डिटरमाइन करते हैं तो वो एसोसिएशन या डिसोसिएशन के कारण गलत आता है। तो उसने एक फैक्टर लगाया अपना, उसको क्या बोलते हैं, वैन टू फैक्टर। उसने एक फैक्टर लगाया, वैन हूफ फैक्टर, वैन हूफ फैक्टर। वैन हूफ फैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, आई से। ये एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन हो, दोनों को ही इनकलकेट कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को सिर्फ आई से मल्टीप्लाई करना होता है, उसके बाद जो भी एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन हो उसको ये कंपनसेट कर लेता है। तो अगर तो एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रही तो आई कैसा आ जाएगा, 1। अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रही है तो आई कम, एक से कम भी आ सकता है, एक से ज़्यादा भी आ सकता है। तो आई से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मोलिकुलर मास कैसा आएगा, हमेशा ठीक आएगा। तो आई क्या होता है, आई इज द वैन टू फैक्टर, इट इनकलकेट्स द, ये हमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन के बारे में बताता है। तो आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड जो हमें दिख रही है, जो हमारी निकली है एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। थ्योरेटिकली कितनी आनी चाहिए, ऑब्जर्व्ड तो एक्चुअल में आएगी एसोसिएशन या डिसोसिएशन के बाद आएगी। अगर दोनों सेम है तो आई कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो इस तरह से अपन आई निकाल लेंगे, आई इज द वैन टू फैक्टर। आई को इक्वेशन के अंदर लगा देंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, और मोलिकुलर मास अपना सही आएगा, चाहे एसोसिएशन हो, चाहे डिसोसिएशन हो, चाहे कुछ भी ना हो। ठीक है, तो दिस इज, ये सब सॉल्यूशन के बारे में है। आज आपको ऑस्मोसिस के बारे में कराया, इसको ध्यान से बार बार स्टडी करना। ओके, थैंक यू।